पहली बार गोद में लेते हुए उसको देखते हैं और देखते ही कहते हैं कि इसकी आंखें तो इसके चाचा से, दादा, नाना, नानी, फूफी इस तरह से मिलती जुलती है। इसी तरह से बच्चे के एक एक अंग को देखा जाता है और देखने के बाद किसी परिवार वाले से मिलान किया जाता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी हरकतों, जो उसकी आदतें होती हैं, तो घर के परिवार के किसी सदस्य के बारे में बात की जाती है कि इसकी आदत तो इसके ताऊजी से मिलती है, इसकी आदत तो इसके चाचा जी से मिलती है। ठीक ऐसी ही एक कहानी है। इस कहानी में एक बालक को जब भी कोई खिलाया करता था तो कहते थे कि घर परिवार में तो इसकी शक्ल किसी से मिलती जुलती नहीं है, आखिरकार ये बालक किसका है। बस इतना था कि इसके बाद फिर पति के मन में भी एक शक पैदा हो जाता है। अपनी पत्नी से पूछता है कि बड़ा बेटा तो मेरा है, लेकिन छोटा बेटा किसका है। पति पत्नी में इसी बात को लेकर विवाद रहने लगता है। एक दिन पति जिद पर अड़ जाता है और वो कहता है कि मैं इस छोटे वाले बालक का हर हाल में डीएनए टेस्ट कराऊंगा और उसके बाद देखूंगा कि ये सचमुच मेरा ही है या किसी और का है। यहाँ से विवाद और बढ़ने लगता है। इस बात पर गुस्से होकर पत्नी ने जान देने की कोशिश भी की, लेकिन बात थम नहीं रही थी और बात पहुंच जाती है एक कत्ल पर। ऐसा परफेक्ट कत्ल ये किया गया था कि इस ना कोई सी पोस्टमार्टम में कुछ आता है, ना ही कोई मारपीट में कुछ आता है, और ऐसा लग रहा था जैसे ये सामान्य मौत है। लेकिन पुलिस टीम के जब आला ऑफिसरों ने इस मामले की जांच पड़ताल बड़ी बारीकी से की तो पता चलता है कि ना केवल इसमें कत्ल होता है बल्कि कत्ल में भी कई लोग शामिल होते हैं। पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जब जब इस घटनाक्रम के बारे में चर्चा होती है तो लोगों के अंदर से एक सिरहन से पैदा हो जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है झालावाड़। दरअसल ये यहीं की सच्ची घटना है। एक इंटेलिजेंट ब्यूरो में काम करने वाला आईबी ऑफिसर, जिसका नाम चेतन प्रकाश गलाना होता है, जो कि दिल्ली में रहकर जॉब कर रहा था और 14 फरवरी साल 2018 की ये बात है। वो अपने घर के लिए निकलता है। हर महीने 1-2 दिन की छुट्टी उसको मिलती है। वो पहले अपने माता पिता से मिलता है, उसके बाद फिर अपनी पत्नी और बच्चों से मिलता है। तो सबसे पहले वो यह 14 फरवरी 2018 को ये रामगंज मंडी पहुंचता है, अपने माता पिता से बातचीत करता है, आशीर्वाद लेता है। शाम के 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया। पत्नी यानी कि अनिता यानी कि प्राइमरी विद्यालय में सरकारी टीचर, उसको फ़ोन करता है और कहता है कि मैं लगभग अगले 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा और तुम बस जो भी कुछ खाना पीना बनाना है अपना तैयारी कर लेना। कुछ इस तरह का मैसेज दिया, संदेश दिया। लेकिन 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है। अनीता जब फ़ोन करती है तो फ़ोन नंबर मिलता नहीं है। अब अनीता परेशान हो जाती है कि उसका जो पति है, जिसका नाम चेतन प्रकाश गलाना है, आखिरकार वो कहाँ रुक गया है। तभी पास में रहने वाले एक रिश्तेदार होते हैं जिनका नाम मनमोहन मीणा होता है। ये अनीता मनमोहन मीणा के पास जाती है, कहती है कि देखो मैंने अभी उनका फ़ोन मैसेज आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा। 6 बजे का मैसेज है, लेकिन अब 8 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आए। देखो ज़रा वो कहाँ हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजीब सी घबराहट भी हो रही है मुझे। जब इस तरह की बात अनीता ने कही तो मनमोहन मीणा को ऐसा लगता है कि देखना चाहिए। उन्होंने 1-2 लोगों को और शामिल किया और शामिल करने के बाद इसके पति यानी कि जो आईबी ऑफिसर होता है चेतन प्रकाश गलाना, उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार झालरपाटन के पास भवानी मंडी मार्ग है और भवानी मंडी मार्ग के बाद रेलवे की रलायता पुलिया के पास वो बेहोशी की हालत में आईबी ऑफिसर मिल जाता है। उसको तत्काल प्रभाव से वहाँ से लेकर नज़दीकी एक हॉस्पिटल होता है, इस हॉस्पिटल का नाम ARG हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाते हैं। और वहाँ ले जाने के बाद उसको दिखाया जाता है। डॉक्टर लोग उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जैसे डॉक्टर लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि इनके अंदर कुछ नहीं बचा है, यानी कि ये मर चुके हैं। जैसे ही आईबी ऑफिसर के मरने की बात आती है, मनमोहन मीणा ने सबसे पहले पत्नी को, फिर उसके माता पिता, रिश्तेदार, आसपास के सभी लोगों को ये खबर पहुंच जाती है। सभी लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद ये हॉस्पिटल में जमघट लग जाता है। अब मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी जाती है। आखिरकार पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और एफआईआर का एक होता है कि सस्पेक्टेड डेथ, यानी कि ये जो डेथ थी कोई सामान्य नहीं लग रही थी, कुछ ना कुछ इसमें सस्पेंस था। अब इस मामले की जो जांच पड़ताल जब शुरू होती है, पुलिस इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही थी। साथ ही 15 फरवरी 2018 को मेडिकल बोर्ड में इस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल ये जो सस्पेक्टेड मौत थी, ये सस्पेक्टेड ही रह के चली गई, क्योंकि कोई ऐसा सबूत ही नहीं मिला जिसके आधार पर ये कह सकें कि ये हत्या है या फिर किसी कोई शरीर पर एक भी मार पीट चोट का कोई निशान नहीं था। सब कुछ एकदम सामान्य जैसी स्थिति थी। अब ऐसी स्थिति में कि वो क्या किया जाए, अब देखते ही देखते पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। साथ ही जो बिसरा रिपोर्ट होती है उसको विधि विज्ञान भेजा गया था ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार
कहीं कोई बात तो नहीं है। पुलिस अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सबूत हासिल हो नहीं रहा था। पुलिस ने क्या इसे एक तरह से सामान्य मौत मान लिया, लेकिन जो लड़के के पिता होते हैं, लड़के के पिता वो इसे सामान्य मौत मानने को तैयार नहीं थे। वो सीधा कोर्ट जाते हैं और कोर्ट जाने के बाद ये कोर्ट से अपील करते हैं। इस बात को 3 महीने का समय बीत जाता है। कोर्ट से अपील करते हैं कि मेरे बेटे की जो मौत है वो सामान्य नहीं है बल्कि हत्या है, आप इस मामले की फिर से जांच कराइए और अच्छे से जांच होगी तो शायद कोई ना कोई बात निकल के सामने आएगी। पिता ने जब कोर्ट से जाकर अपील की तो कोर्ट ने इस बात को मान लिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की पुनः तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पुनः ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मामले की बात एसपी आनंद शर्मा तक पहुंचती है। उन्होंने एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर देते हैं और सदर थाना प्रभारी संजय मीणा, एएसआई अजीत मोगा और हेड कांस्टेबल मदन गुज्जर, कुंदन राठौर, महेश सिंह, हेमंत शर्मा, इस तरह की टीम बनाई जाती है और टीम से कहा जाता है कि इस मामले की बारीक से बारीक जो पहलू हों इसकी जांच करिए, क्योंकि मामला एक आईबी ऑफिसर से जुड़ा हुआ है, उसकी पत्नी शिक्षिका है और परिवार बहुत ही वेल है, इसलिए जरूरी है कि इस मामले की अच्छी जांच हो। फिर कोर्ट ने जो आदेश दिया था, कोर्ट के आदेश का पालन करना भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिरकार पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। दोस्त हों, रिश्तेदार हों या दुश्मन हो, सभी की एक लिस्ट बनाई जाती है। साथ ही दिल्ली के ऑफिस में जो आईबी ऑफिस में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे, वहाँ भी दोस्त हों या उसके आसपास के कोई मिलने वाला हो, साथ ही उसके दुश्मनों की लिस्ट बनाई जाती है। सभी से बारी बारी से गहनता के साथ पूछताछ की जाती है। साथ ही पुलिस ने इस मामले को 3 बिंदुओं पर लेकर चलती है। पहला बिंदु ऐसा था जिसको बताया गया कि हो सकता है कि आईबी ऑफिसर को हार्ट अटैक आया हो और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई हो। दूसरा ये कि वो अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से इस कदर परेशान हो और उसने हो सकता है कि जान दे दी हो। और तीसरा था इसका मर्डर हुआ है। यानी कि 3 अलग अलग पॉइंट चलते हैं और तीनों पॉइंटों पर पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। आखिरकार पुलिस ने जब अलग अलग लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अड़ोस पड़ोस वालों से, सभी से बातचीत करना शुरू किया है, तो बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि जो छोटा वाला बेटा है, उस बेटे को लेकर अक्सर उसका जो आईबी ऑफिसर होता है वो अपनी पत्नी से नाराज़ रहता था और एक बार तो उसने ये तक बोल दिया था कि वो अपने छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट कराएगा, उसे ऐसा लगता है कि ये बेटा उसका नहीं है। जब पत्नी से ये बात पूछी जाती है तो पत्नी कहती है ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन पुलिस जब अपने मामले में अपने हिसाब से जब जाँच पड़ताल करती है तो पुलिस के सामने एक नाम आता है और वो नाम था प्रवीण राठौर का, जो कि राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है। आखिरकार जब ये नाम आता है और अनीता से ये नाम जुड़ता है तो इसे जोड़ने के लिए जो पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया है तो पता चलता है कि अनीता और प्रवीण राठौर, जो कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होता है, ये बचपन से ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। प्रवीण की जॉब लग जाती है राजस्थान पुलिस में और साल 2008 की बात है, अनीता की नौकरी लग जाती है सरकारी विद्यालय में। सरकारी विद्यालय में टीचर बन जाती है। साल 2008 की ही बात है, जब उसकी नौकरी लग जाती है तो प्रवीण राठौर इसके घर पहुंचता है, अनीता के घर जाकर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। जैसे ही अनीता के घर वालों को ये बात पता चलती है तो अनीता के घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारे रास्ते अलग हैं और हमारे रास्ते अलग हैं। ये शादी की जब मंजूरी नहीं दी जाती है तब अनीता के लिए एक लड़के की तलाश शुरू हो जाती है। आखिरकार साल 2011 में चेतन प्रकाश गलाना नाम के एक लड़के से, जो कि आईबी में ऑफिसर होता है, दिल्ली में उसकी पोस्टिंग होती है, उससे उसकी शादी हो जाती है। यहाँ से ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ ठीक था। साल 2012 में इनको एक बेटे का जन्म होता है और ये परिवार बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से अच्छे से रह रहा था। उधर प्रवीण राठौर जो होता है उसकी भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ये 2014 की बात है, दिसंबर का महीना था, उसकी पत्नी की भी सरकारी विद्यालय में नौकरी लग जाती है। और जब नौकरी लगती है, एक दिन वो अपनी पत्नी को सरकारी विद्यालय में छोड़ने के लिए जा रहा था, जो कि झालावाड़ का एक असनावर विद्यालय होता है। असनावर में जब उसने अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए गया तो उसने एक शिक्षिका को भी उसी विद्यालय में देखा। असनावर विद्यालय में उसकी पत्नी की भी तैनाती होती है और जो बचपन की दोस्त होती है अनीता, उसकी प्रेमिका, उसकी भी उसी विद्यालय में तैनाती होती है। जब जब अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए आया करता था तब तब अनीता से उसकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्ती गहरी हो जाती है और नज़दीकियाँ इनकी आपस में बढ़ने लगती हैं। जब नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, रिश्ता गहरा हो रहा था, उस वक्त ये जो अनीता शिक्षिका होती है वो अपने माता पिता के साथ गायत्री कॉलोनी में रहती थी। लेकिन इसका मिलना जुलना
आसान नहीं हो पाता था कांस्टेबल का, तब उसने कहा कि क्यों ना तुम यहाँ से अपना घर बदल दो, अपना नया घर खरीद लो। इसके लिए उन्होंने कोशिश की और हाउसिंग बोर्ड में एक नया घर दिलवा दिया। अब यहाँ नया जो घर होता है उसको एक बेटा है, वो खुद है, और जो इसका पति है उसको महीने में 1 या 2 ही छुट्टी मिला करती थी, इसलिए वो महीने में 1-2 बार आया करता था। अब प्रवीण राठौर के लिए अनीता से मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था। जब उसका मन करता था वो आता था, जाता था और अच्छे से मुलाकात होती थी। एक दिन आईबी ऑफिसर के माता पिता ने इसको बेरोक टोक घर में जब आते हुए देखा तो उन्हें ये बात बहुत ख़राब लगी। उन्होंने कहा कि बेटा प्रवीण, तुम कभी भी गैर मौजूदगी में घर नहीं आओगे, जब भी आओगे उसके साथ आओगे। अब ये भी एक इत्तेफाक होता है कि जब आईबी ऑफिसर था तभी वो प्रवीण राठौर भी आ जाता है, और ये रक्षाबंधन के पर्व के आसपास की बात थी। तभी अनीता कहती है कि तुम्हें मुझ पर लेकर इतना शक है तो ठीक है, मैं इस रिश्ते को एक नया नाम देती हूँ। यानी कि उसने उसको अपना मुंबोला भाई बना लिया और कहा कि ये घर में आएगा और किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐतराज़, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वक्त आगे ऐसे बढ़ने लगता है और ये महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो अक्टूबर 2017 की बात है, उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। अब जब उस बेटे को कोई खिलाता था, उससे लाड़ करता था, प्यार करता था, तब उसके नैन नक्श देखा करता था, उसकी आईब्रो देखा करते थे, उसकी आंखें देखा करते थे, उसके होठ, उसके हाथ का स्टाइल कुछ ऐसे देखा करते थे। तो कहते थे कि ये तो उस आईबी ऑफिसर से, बिल्कुल चेतन से इसकी शक्ल मिलती ही नहीं है, किसका है। ये बात चेतन को बहुत ज़्यादा अखरती थी, परेशान करती थी। इसलिए चेतन ने कहा अपनी पत्नी से, बड़ा बेटा तो मेरा है लेकिन छोटा बेटा मेरा नहीं है, मैं इसका हर हाल में डीएनए टेस्ट कराऊंगा, देख लेना, और जिस दिन इस डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी उस दिन पर्दाफाश होगा, उस दिन तुम्हारा क्या हाश्र होगा, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। अब इसी बात को देखते हुए पति और पत्नी में विवाद रहने लगता है। विवाद कुछ बढ़ता है, लेकिन वो जो आता था, जो कांस्टेबल था, अनीता के पास आता था, मिलता था। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि पत्नी के पास 2 मोबाइल थे। एक मोबाइल से वो अपने पति से बात करती थी और दूसरे मोबाइल से वो अपने प्रेमी से बात करती थी, यानी कांस्टेबल से बात करती थी, और वो मोबाइल भी कांस्टेबल ने खुद दिलाया हुआ था। अब वो दोनों जो आपस में संपर्क में थे तो ऐसे थे कि पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की थी तो जांच पड़ताल में भी वो इसलिए सामने नहीं आए थे। आखिरकार अब यहाँ पर इसकी जो मिलने जुलने पर पाबंदी लग जाती है, तभी अनीता ये अपने प्रेमी यानी कि कांस्टेबल के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसे ख़त्म कर दें। और ख़त्म करने के लिए जब प्लान बनाया जाता है तभी कांस्टेबल प्रवीण राठौर ने अपना ही एक मिलने वाला होता है, एआरटीओ पर एजेंट का काम करता था, जिसका नाम शाहरुख होता है। शाहरुख को वो बात कहता है कि भाई मेरी बहन है और मेरी बहन को एक लड़का यानी कि उसका बहनोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है और मैं चाहता हूँ कि हम उसे मार दें। इसके लिए उसने 3 लाख रुपए लिए शाहरुख ने, और 3 लाख रुपए लेने के बाद 25 दिसंबर 2017 को ये अनीता मुखबरी करती है। जब ये दिल्ली से राजस्थान के लिए आता है तो उसने कहा कि ठीक है, मैं इसे रास्ते में ही मार दूंगा। अब रास्ते में मारने वाली बात थी, लेकिन ठंड का मौसम ज़्यादा था, इसलिए उसने अपने आप के चेहरे को कवर किया होता, उसने मफलर बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो पाती है, और वो 25 दिसंबर 2017 को बच जाता है। 4 जनवरी 2018 को आखिरकार शाहरुख अपना एक साथी होता है, इसका नाम शाकिर होता है। शाकिर को 20,000 रुपये देता है और कहता है कि ट्रक से इसको टक्कर मारनी है। जैसे ही ट्रक से स्कूटी को टक्कर मारनी थी, लेकिन स्कूटर आगे निकल जाता है और टक्कर लग नहीं पाती है। ये दूसरा भी मामला फेल हो जाता है। तीसरी बार कोशिश की जाती है, चौथी बार कोशिश की जाती है, 4 बार जब फेल हो जाते हैं, लेकिन वो लगे हुए थे। आखिरकार 14 फरवरी 2018 को अनीता के माध्यम से उस कांस्टेबल को सूचना मिलती है कि वो आज घर पे आ रहे हैं और ये टाइमिंग होगा। तभी उस कांस्टेबल ने शाहरुख को अपने जो भी रास्ता दिखाया, उसने कहा कि तुम्हें इसका पीछा करना है, और वहाँ जाने के बाद जैसे ही ट्रेन में बैठेगा और ये झालावाड़ आएगा तो अब इसका तुम पीछा करना और देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ से इन्होंने इसी पूरी प्लानिंग बनाते हैं। जैसे ही झालावाड़ रेलवे स्टेशन पर उतरता है तो पहले से एक कार खड़ी हुई थी, कार में 3 लोग बैठे हुए थे। आईबी ऑफिसर जैसे ही वो निकल रहा था तभी उसका अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद उसे कार में बिठाया जाता है और उसको एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन की ओवरडोज हो जाती है, और ओवरडोज के बाद उसको ये बताया जाता है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कभी भी इंजेक्शन आ ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने उसको अपहरण करने के बाद इंजेक्शन दे दिया, और इंजेक्शन देने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत भी इसलिए भी होती है क्योंकि उसकी नाक को बंद कर दिया गया था, उसको सांस नहीं आया था। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि ये इंजेक्शन की व्यवस्था एक संतोष निर्मल नाम का व्यक्ति होता है, जो कि नर्सिंग का भी उसने काम किया था। आखिरकार पुलिस ने एक एक कड़ी को जोड़ना शुरू किया, जिसमें शाहरुख, शाकिर, संतोष निर्मल, फरहान, अनीता और जो कांस्टेबल होता है प्रवीण राठौर, इन सभी की भूमिका होती है, और मामले की चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साल 2018 का एक किस्सा था, साल 2025 होने वाला है, यानी चल रहा है, और बहुत जल्दी बताया जाता है कि इस कोर्ट में इसकी तरफ से फैसला आ जाएगा और आरोपियों को
कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी। ये एक ऐसा परफेक्ट कत्ल था जिसमें शायद आरोपी कभी नहीं पकड़े जाते, लेकिन पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पिता ने जब कोर्ट से अपील की, उसके बाद